जी, जब भी बच्चे आप लोगों को अभी हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया है एस्थमा और सीओपीडी के कंपैरिजन के ये वाले पॉइंट्स हमने लिखे हैं। अब मैं आपको स्प्यूटम का बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग स्प्यूटम का डीडी सोचते हैं, तो नंबर 1 पे हम लोग सोचते हैं सीओपीडी, ठीक हो गया? नंबर 2 पे हम लोग सोचते हैं न्यूमोनिया, नंबर 3 पे हम लोग सोचते हैं ब्रोंकियोस्टेसिस, नंबर 4 पे हम लोग सोचते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो 4 डिफरेंशियल्स हैं, दे शुड ऑलवेज बी ऑन योर टिप्स। और भी चीजें हो सकती हैं जिनके अंदर स्प्यूटम आ सकता है, जैसे टीबी हो गया, वो भी आप लोग इंक्लूड कर लें इसके अंदर। लेकिन ये अस्थमा आपने पहले नहीं सोचना। इन 5 डिजीजेस पे आप लोगों ने गौर करना है, एग्जाम के अंदर ये चीज गलत नहीं करके आनी। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग डिजीज कोर्स की बात करें कि डिजीज प्रोग्रेस कैसे करती है, तो दिस इज अस्थमा एंड हियर इट इज सीओपीडी। डिजीज का जो कोर्स होता है बच्चे अस्थमा के अंदर, वो यूजुअली स्टेबल होता है, लेकिन आप लोगों को ऑफ एंड ऑन एक्सरबेशन फील करनी पढ़ सकती हैं, जो कि एग्रेवेटिंग एपिसोड होती हैं। नंबर 2 के ऊपर जो सीओपीडी होता है, ये प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि ये स्टैटिक रहे, ये बिगड़ता ही जाता है, ठीक हो गया? और इसके अंदर भी एक्सरबेशन प्लस माइनस आप लोगों को मिलती हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग स्पायरोमेट्री इसके अंदर करें, चलिए स्पायरोमेट्री वाला डिफरेंस अभी छोड़ें, पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्लिनिकल सिम्टम्स का डिफरेंस, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन से जाते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर बच्चे ये है कि अस्थमा के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली परसिस्ट नहीं कर रहे होते हैं ना। अस्थमा तो बेसिकली एपिसोडिक होती है, तो इंटरमिटेंट होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल होते हैं, किसी वक्त ज्यादा किसी वक्त कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिपिटेंट कंडीशन जो कि उसको एग्रेवेट कर रही है। और सीओपीडी के अंदर बच्चे यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। अगर एक स्मोकर को कफ है तो वो रोजाना खांसेगा, ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे अगर आप लोग इसकी आप कह लें टिश्यू लेवल की स्टडी पे आए, ताकि आप लोग को पता चले कि कौन कौन सा सेल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैस्ट सेल्स की। मैस्ट सेल्स जो होते हैं वो हाईली इंक्रीज होते हैं अस्थमा में, सीओपीडी में नॉर्मल होते हैं। नंबर 2 के ऊपर बच्चे जो आपका सेल आता है, दैट इज एक्चुअली योर, एक सेकेंड जी, इयोसिनोफिल। जो इयोसिनोफिल्स के लेवल होते हैं वो भी अस्थमा में इंक्रीज मिलते हैं, सीओपीडी में अनसर्टेन इसके लेवल्स हैं। सीओपीडी में तो हम लोग शायद इसके बारे में स्टडी ही नहीं करते ना, इयोसिनोफिल्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चे दोबारा कंपैरिजन में यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा जी। उसके बाद बच्चे आपके आते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो अगर आप लोग न्यूट्रोफिल्स की बात करें अस्थमा में, वो आपको नॉर्मल मिलेंगे। सीओपीडी के अंदर जो इन्फिल्ट्रेट होता है वो न्यूट्रोफिलिक होता है, यानी कि पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन वहां पे होती है न। उसके बाद बच्चे आप लोग अगर देखें कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो किस किस्म के जमा होते हैं, तो लिम्फोसिटिक रिस्पॉन्स जो होता है अस्थमा में वो TH2 का होता है, ठीक है, यानी कि हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो TH2 वेराइटी के होते हैं, और सीओपीडी में TH1 वेराइटी के होते हैं, यानी कि साइटोटॉक्सिक वेराइटी के, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आप लोग आ जाएं नेक्स्ट इसके ऊपर जो कि आपके हैं एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के बारे में आपको यह बताना चाहता हूं कि एपिथेलियम जो होती है यूजुअली एस्थमा के अंदर वो शेड होती है, ऑफन इट्स शेड। सीओपीडी में जरूरी नहीं होता कि इसकी शेडिंग हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर आप लोग फर्दर आए, तो गॉबलेट सेल्स की अगर बात करूं, तो गॉबलेट सेल्स वाली बात एक सिमिलैरिटी पाई जाती है कि गॉबलेट सेल्स एस्थमा में भी इंक्रीज करते हैं और सीओपीडी में भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन म्यूकस की प्रोडक्शन सीओपीडी में एम्पल होती है और एप्रिशिएबल होती है। उसके बाद बच्चे अगर फाइब्रोसिस की बात की जाए, तो ये बहुत टिपिकल अपेयरेंस है, पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन है। एस्थमा में फाइब्रोसिस जो होता है बच्चे यूजुअली वो मिनिमल होता है, लेकिन अगर हो तो वो सब एपिथेलियल होगा, ठीक है, एपिथेलियम के नीचे। सीओपीडी के अंदर अगर बच्चे फाइब्रोसिस की बात की जाए तो वो उसके अंदर लाजमी हो सकता है, और वो पेरीब्रोंकियल होता है, यानी कि ब्रोंकाई की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर पहले होती है कंपेयर टू जो नीचे वाला आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, कंपेयर टू दैट, ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे आप लोगों को बताना है कि हाँ ठीक है, उसके बाद बच्चे हम लोग स्टडी करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन अगर परफॉर्म किया जाए, तो उसके अंदर बच्चे जो एस्थमा होता है वो यूजुअली, एस्थमा के जो लंग्स होते हैं वो यूजुअली नॉर्मल अपेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि उनके अंदर एयर ट्रैपिंग का फिनोमेना जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। और जो ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रोंकियल वॉल, आप लोग खुद समझ जाइएगा, ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं सीओपीडी का आप लोगों को ये बताऊं कि क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो देखिएगा कि सीओपीडी में यूजुअली जो होता है बच्चे, एरियाज के अंदर आपको दो तरह के चेंजेस मिलते हैं। एक तो बच्चे आपको
डायलेटेड एयरवेज मिलती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा की प्रेजेंटेशन मिलती है। दूसरा बच्चे आपको म्यूकस के प्लग्स ढेरों ढेर नजर आ रहे होते हैं, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन शो हो रही होती है। तो सीओपीडी के पेशेंट के अंदर आपको एटिलेक्टेटिक एरियाज यानी कि कोलैप्स, एटिलेक्टेटिक है, मैंने इनकम्प्लीट वर्ड लिखा है, कोलैप्स्ड एरियाज भी मिलेंगे और एक्सपेंडेड एरियाज भी मिलेंगे जो कि एम्फाइसीमा जिनको हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि आपका ये क्लिनिकल लाइफ में कभी आपको सिनेरियो आए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है बहुत कॉमन जिसके अंदर आपको कोलैप्स, श्रंकन एरिया भी मिलते हैं और उसी के अंदर आपको ऑर्गेनाइज वाइडेंड एरियाज भी मिलते हैं, तो दैट्स गोइंग टू बी योर सीओपीडी। और इवन के ये आपकी रॉबिन्स के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक बात लिखी हुई थी। अब बच्चे हम लोगों ने ये कंपैरिजन कंप्लीट कर लिया सीओपीडी और अस्थमा का। तो जो नेक्स्ट कंपैरिजन मैं आप लोगों को करवाने लगा हूं दैट इज एक्चुअली बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए ब्रोंकाइटिस की, यहाँ पे एम्फाइसीमा की। वी विल एन्यूमरेट द फीचर्स हियर। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि जो इनकी अपीयरेंस होती है वो क्या होती है। जो आपके ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं दे आर एक्चुअली ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, ठीक है, और जो आपके पिंक पफर्स होते हैं दे आर एक्चुअली द पेशेंट्स ऑफ एम्फाइसीमा। तो इनको मैं लिख रहा हूँ पिंक पफर, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग देखें जो इनका डिफरेंस आता है, यूजुअली एज ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट, एज भी तो आपको पता होनी चाहिए। 40 टू 45 ईयर के केस के अंदर ब्रोंकाइटिस ज्यादा कॉमन है। स्मोकर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते देखेंगे, लेकिन 40-50 साल के स्मोकर बंदे की आप लोग बैरल चेस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। बैरल चेस्ट जो होती है जो कि एम्फाइसीमा का कैरेक्टरिस्टिक है वो 50 टू 75 ईयर्स की एज के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए यानी कि बाद में होती है। डिस्निया की बच्चे अगर बात की जाए तो डिस्निया ब्रोंकाइटिस के अंदर माइल्ड होता है, ठीक है, लेकिन लेट होता है। एम्फाइजीमा में उल्टा है, एम्फाइजीमा में डिस्निया सीवियर किस्म का होता है लेकिन अर्ली होता है। और ये बात भी यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर हम लोग कैटेगराइज करते हैं आपके सीओपीडी को। अभी मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि आप लोग की जो बेसिक नॉलेज है वो भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाए, हालांकि वो यहाँ पे देनी बनती नहीं है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इन्फेक्शन की बात करें तो ब्रोंकाइटिस के केस के अंदर तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है और एम्फाइसीमा के केस के अंदर आप कह लें कि ओकेजनल है, ठीक है, इसके अंदर कॉमन नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंसेस के ऊपर बच्चे हम लोग आते हैं तो आप देखें दिस इज अगेन ब्रोंकाइटिस, दिस इज एम्फाइसीमा, यहाँ पे इनके फीचर्स, ये सारे जो फीचर्स लिखवा रहा हूँ ये आपको यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के डिफरेंसेस बताओ। ये मैं कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता हो कि सिनेरियोस को आपस में डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये फीचर्स पता हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है इसके अंदर वो उसका कोर्स क्या होता है। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी यानी कि सांस की दिक्कत जो होती है वो तो दोनों डिस्निया दोनों के अंदर होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी जो होती है बच्चे को इसके अंदर रिपीटेड होती है बेहतर होती है ज्यादा फिर बेहतर होती है। एम्फाइजीमा में बच्चे एक ही दफा आखिर में ज्यादा हो जाती है जब डिजीज अच्छी खासी प्रोग्रेस कर चुकी होती है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कॉर पल्मोनेल का रिस्क। अब कॉर पल्मोनेल का मैं बता दूं कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर को हम लोग कॉर पल्मोनेल कहते हैं, दैट इज यूजुअली ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये ब्रोंकाइटिस के अंदर कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन एम्फाइजीमा में रेयर होता है। याद रखिएगा कभी भी आपको स्मोकर का सिनेरियो आ रहा है और पूछा जाता है कि इसको सीओपीडी की जो फर्दर टू सब टाइप्स हैं जो इसमें हमने 2 डिजीजेस रखी हैं उसमें से किस सिनेरियो के अंदर इसको हार्ट साइडेड राइट साइडेड हार्ट के फेलियर आ सकते हैं या जेवीपी रेस आ सकती है या आप ये कह लें कि लिवर की कंजेशन आ सकती है या एसाइटिस आ सकती है, तो आपने कहना है कॉर पल्मोनेल ब्रोंकाइटिस के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद आप ये देखें कि एयरवे का जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। एयरवे का जो रेजिस्टेंस होता है तो एयरवे का रेजिस्टेंस बच्चे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है ब्रोंकाइटिस में, क्योंकि म्यूकस के प्लग्स विजिबल होते हैं उसके अंदर ऑक्लूड कर रहे होते हैं और एयरवेज नैरो भी हुई होती हैं। और आपके एम्फाइसीमा के अंदर बच्चे क्या होता है कि ये नॉर्मल भी रह सकता है और स्लाइटली इंक्रीज भी कर सकता है। इसको मैं जरा ज्यादा इंक्रीज शो कर देता हूँ। उसके बाद आपने एक और चीज हमेशा जो याद रखनी है दैट इज इलास्टिक रिकॉइल। जो इलास्टिक रिकॉइल होती है बच्चे लंग के पूरे पैरेन्काइमा की वो नॉर्मल रहती है ब्रोंकाइटिस में, लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर हमेशा लो हो जाती है। यहां ही मैं इस चीज को रिलेट कर दूं फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलास्टिसिटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस।
तो इसका क्या मतलब है, एम्फाइजीमेटस पेशेंट के अंदर कंप्लायंस इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, और जो इलास्टिक रिकॉइल होती है वो डिक्रीज कर सकती है। लेकिन आप लोगों को ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं लिखवा रहा कि हमेशा कंप्लायंस इंक्रीज ही करती है। मैं आप लोगों को दोबारा ये वाली बात कह रहा हूं कि इलास्टिसिटी और इलास्टिक रिकॉइल एक दफा पढ़ के तो फिर आपने ये वाला कंक्लूजन निकालना है, अभी नहीं। उसके बाद बच्चे अगर साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर आया जाए तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, एक सेकेंड के लिए वेट कीजिएगा जी। साइन एंड सिम्टम्स पे बच्चे अगर आया जाए तो मैंने अभी आप लोगों को अलग अलग भी बताया, लेकिन यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्रोंकाइटिस के अंदर जो टिपिकल चीज होती है बच्चे, वो होता है स्प्यूटम, कोपियस अमाउंट के अंदर स्प्यूटम। अब वो क्लियर भी हो सकता है, वो व्हाइट भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और जो आपके डिफरेंट कलर्स मिलते हैं स्प्यूटम के, वो बेसिकली ये भी शो कर रहे होते हैं कि इस बंदे को कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर बच्चे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, दैट इज एक्चुअली अ बैरल चेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी एंड लार्ज चेस्ट होती है, और डिस्निया टिपिकल होता है। डिस्निया बेसिकली दोनों में होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक हो गया। और दोनों ही पेशेंट के अंदर बच्चे आपको क्रॉनिक फटीग मिलती है, बंदा बहुत ज्यादा थका होता है। इसी के साथ बच्चे जो आज के लेक्चर के कंपैरिजन थे वो हमने कंक्लूड किए हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल डिजीज पे आते हैं और मैं आप लोगों की कुछ बेसिक्स को रिवाइज करवाता हूं ताकि आप लोगों को चीजों का पक्का पक्का पता चल जाए। सबसे पहली चीज बच्चे जो यहाँ पे मैं करवाना चाहता हूँ, दैट इज एक्चुअली आपके जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है और जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है वो क्या होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बच्चे बेसिकली आपकी वो डिजीज होती है जिसके अंदर एयर लंग्स में एंटर तो हो जाती है, लेकिन एयर लंग्स से रिमूव नहीं होती। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं, मैं बेसिक्स आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी के सवाल पूछना शुरू कर दें, क्योंकि ये मेडिसिन का लेक्चर है। वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट इन्वेस्टिगेशंस, clinical features and their treatment, ठीक है, rather than pathophysiology and their definitions etc। तो बच्चे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, दैट इज दी FE1/FVC रेशियो। नॉर्मली बच्चे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। लंग की कैपेसिटीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। ऐसे होता है बच्चे कि आपके लंग्स में नॉर्मली जो एयर हमेशा रिटेन रहती है उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो तकरीबन 1200 ml 1.2 लीटर या 1.3 लीटर का होता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज स्टेट की गई है। दूसरी चीज आपको ये बताता चलूं कि एक आपका और कंपोनेंट होता है जो कि आप लोग डेली रेस्पिरेशन में इंस्पायर करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो कि आप बेसल लेवल की ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके अंदर 500 ml की एयर आप इंस्पायर करते हैं, 500 ml की एक्सपायर करते हैं। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम आपका एयर का वो वॉल्यूम है जो आप कभी भी एक्सपायर नहीं कर सकते, ये लंग्स में हमेशा रहेगा ही रहेगा, लंग्स के कंप्लीट एपिलेक्टेसिस को, लंग्स के कंप्लीट कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब आप लोग को बच्चे ये देखें, एक और चीज बतानी है, दो वॉल्यूम्स और होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम्स। एक होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये काफी ज्यादा होता है, कहा जाता है तकरीबन 2.2 to 3 लीटर तक हो सकता है, ठीक है। एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से डिफरेंशिएटेड हो सकता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच्चे यूजुअली यही कहा जाता है कि 1 से लेके 1.5 लीटर तक होता है, ठीक हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी जो हम लोग ऑलमोस्ट लेते हैं दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 6 लीटर। इस टीएलसी को टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ना समझ लेना, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। अब देखो कि ये बेसिकली कैपेसिटीज होती क्या है। ये जो चार मैंने आपको चीजें यहाँ पे लिखवाई हैं आज, ये बेसिकली लंग के वॉल्यूम्स हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम दो वॉल्यूम्स को या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो हमारे पास कैपेसिटी बन जाती है। अब देखो कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे पहले कैपेसिटी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाली आपकी कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक हो गया। और ये जो है बच्चे आपकी, ये आपका फोर्स रेजिडुअल एफआरसी है, ठीक है, फोर्सफुल जो रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। एक और बात यहाँ पे बताता चलूं कि जो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके अंदर तीनों चीजें शामिल होती हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और साथ ही साथ आपका जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने बताई किस वजह से हैं, ये इस वजह से बताई हैं, ये इस फॉर्मूले को समझाने के लिए। बच्चे आप जितनी फोर्स के साथ, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो ये होता है ना कि आपने रेस्ट पे जो आम आप थोड़ी सी ब्रीदिंग कर रहे हो वो आपका टाइडल वॉल्यूम है।
अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करके इंस्पायर करो, जोर लगा के यूं करके, तो आपके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का होगा। और अगर आप बहुत जोर लगा के एफर्ट के साथ एक्सपायर करें जैसे ऐसे, तो फिर आपका जो वॉल्यूम एक्सपायर होगा दैट वुड बी योर, आप कह लें कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ अलोंग योर टाइडल वॉल्यूम आपका एक्सपायर हो रहा होगा, जो कि आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बेसिकली वो कैपेसिटी है जिसके अंदर आप लोग टाइडल वॉल्यूम पे ब्रीथ कर रहे होते हैं, आप लोग डीपली इंस्पायर करते हैं, फिर आप लोग डीपली एक्सपायर करते हैं, और फिर आप लोग बेजल लेवल पे आ जाते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो वॉल्यूम है टाइडल, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अगर आप एफर्ट के साथ कर रहे हैं तो इट वुड बी नोन एज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक हो गया। जब आप बच्चे फोर्स वाइटल कैपेसिटी करते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी में जब आपका एक्सपायरेटरी कंपोनेंट आता है, जब आप एक्सपायर करने लगते हैं, तो एक्सपायर करने के दौरान फर्स्ट सेकंड के अंदर जितना एयर का वॉल्यूम आप लोग निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द वेरी फर्स्ट सेकंड। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। तो नॉर्मली FE1 ओवर FVC जो रेशो होती है वो होती है 80% क्या अबाउट। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के अंदर बच्चे FE1 ओवर FVC जो रेशो होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है 80% से, बहुत कम हो जाती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। एंड दैट शोज कि आपकी बॉडी के अंदर आपके लंग्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन का शिकार है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस बच्चे कौन सी होती हैं, जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, आपका जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, नंबर 2 पे यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, नंबर 3 पे एस्बेस्टोसिस, इन सारी कंडीशंस के अंदर लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर जो FE1 ओवर FVC रेशो होती है ये यूजुअली कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है 80% तक, या फिर 80 से इंक्रीज भी कर सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको ये दो पैरामीटर नहीं आते तो आप कभी भी अपना सिनेरियो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। दूसरी बात बच्चे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको इनकी वैल्यू समझा दी है, तो अब जब मैं आप लोगों को ये डिजीजेस करवाऊंगा तो मैं बार बार स्पायरोमेट्री नहीं बताने लगा। आपने जिस जगह पे लंग की ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिजीज को स्टडी करना है वहां पे आप लोग स्पायरोमेट्री करवाएंगे तो उसके अंदर ये वैल्यू आप लोग बार बार इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोट करेंगे। ठीक है। अब आते हैं बच्चे हम लोग अपनी वेरी फर्स्ट डिजीज के ऊपर, दैट इज एस्थमा। एस्थमा के बारे में हम सबको पता है कि इसकी एसोसिएशन एलर्जीज के साथ है, प्रोफाउंडली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसके अंदर मैस्ट सेल्स की और इओसिनोफिल्स की बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक लाइन के अंदर हम लोग पूरा इसको समराइज कर देते हैं कि एस्थमा होने की असल वजह होती है एयरवे की हाइपर रिएक्टिविटी, एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। एयरवे छोटे छोटे इनोक्यूलस स्टिमुलाई को भी, इनोसेंट स्टिमुलाई को भी बहुत सिवियरली रिस्पॉन्ड करती है और क्या कर जाती है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल एयरवे है तो ये फौरन कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एस्थमा में कोपियस अमाउंट ऑफ म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होता। इसके अलावा जब आपकी एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन आप बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ ब्रोंकोस्पैज्म को, ठीक है, जो एयरवे का स्पैज्म है, स्पैज्म की वजह से बच्चे आप लोगों को पेशेंट के चेस्ट के अंदर वीजेस जो होती हैं वो सुनाई दे सकती हैं, ब्रेथलेसनेस तो उसको होगी और साथ ही साथ उसको चेस्ट टाइटनेस होगी। वो कहेगा मुझे लगता है मेरा सीना जो है वो दबा दबा है, वो सीना मेरा बंद बंद है। ये बच्चे कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके डिफरेंट प्रेसिपिटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो कि एस्थमा को प्रोवोक कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप कभी जाएं, इस शहर से, लाहौर से या किसी और शहर से, और अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा एस्थमेटिक है तो पोलन फौरन उसके नाक के अंदर एंटर हो जाता है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और उसको एस्थमा हो सकता है, एस्थमा की एपिसोड हो सकती है बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो एक्सरसाइज है, जितनी भी आपकी स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एग्रेवेट करती हैं एस्थमा को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि जो एस्थमा होता है ये डाययूरिनल पैटर्न भी शो करता है। डाययूरिनल पैटर्न से मुराद ये कि ये वक्त के हिसाब से ज्यादा ये काम होता है। जो ठंडा वक्त होता है ना, खास तौर पे रात का लेट वक्त या सुबह का अर्ली वक्त, उस वक्त ये ज्यादा हो सकता है। ठीक है। ये बच्चे इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर थे और मैं दोबारा दोबारा ये वाली बात कह रहा हूं कि एस्थमा के अंदर आपने वीजिस का जिक्र सुनने को मिलेगा आपको।
ठीक हो गया। इसके अलावा एक आपको लेसर नोन कॉज अगर बताता चलूं, आप लोग 4th ईयर के अंदर ईएनटी के अंदर पढ़ के आए हैं, दैट इज नोन एज सेम्टरस्ट्राइड। सेम्टरस्ट्राइड बच्चे बेसिकली होता है एस्पिरिन की एलर्जी होती है बंदे को, एस्पिरिन इंटॉलरेंट होता है, तो उसको नेजल पॉलिप्स भी होते हैं, एस्थमा भी हो सकता है साथ, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चे अगर मैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर आऊं तो डायग्नोसिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसे बंदे के अंदर सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है डायग्नोसिस के लिए वो है इसकी हिस्ट्री, कि वो उसको कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, हिस्ट्री में आप क्या क्या जानना चाहते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री में, या एपिसोड्स कब स्टार्ट हुई, किस एज में स्टार्ट हुई, कितनी कितनी होती हैं, किस चीज के साथ बिगड़ती हैं, तो वो आपको सब कुछ बताएगा कि मुझे एक्सरसाइज के साथ बिगड़ती है, किस चीज के साथ बिगड़ती है, ठीक है, या सुबह के वक्त खराब होती है ज्यादा तबीयत। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए सो सॉरी जी, कि आप कभी भी एक सेकंड बच्चे वेट कीजिएगा प्लीज। ओके, लेट्स रिज्यूम, सॉरी आई हैड कफ जी। सबसे पहले बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ आपको एक चीज चाहिए होती है, वो चीज क्या चाहिए होती है। नंबर 1 पे मैं बता रहा हूं, अगर किसी बंदे का जो FE1 है वो ग्रेटर देन 15% या इससे ज्यादा हो जाता है, फिर इससे ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, FE1 अगर 15% या 15% से ज्यादा डिक्रीज कर जाता है आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री के साथ आपने कोरिलेट करके कहना है कि उसको एस्थमा है। नंबर 2 पे बच्चे अगर ग्रेटर देन 20% डाययूरिनल वेरिएशन मिलती है आपको इसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर, ठीक है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो के अंदर, मैं दोबारा बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन 20% डाययूरिनल वेरिएशन मिलती है सुबह और शाम के वक्त पे, ग्रेटर देन 3 डेज, लगातार 3 दिन के लिए इन अ वीक, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना फॉर 2 वीक्स, ठीक है, ऑन पीईएफ, और मैं रिपीट कर रहा हूं यह है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। अब मैं आपको समझाता हूं, एक वीक में 3 दिन, 2 हफ्तों के लिए आपको डाययूरिनल वेरिएशन मिले पीक एक्सपिरेटरी फ्लो के अंदर ग्रेटर देन 20%, ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि अगर FE1 जो है वो ग्रेटर देन 12% इंक्रीज कर जाए, ये डिक्रीज की बात नहीं कर रहा, इंक्रीज कर जाए, अगर आप उस बंदे को ब्रोंकोडायलेटर का ट्रायल दें या कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दें। देखिए बच्चे, आपको मैंने अभी बताया कि अस्थमा में यूजुअली आपकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है, एयरवेज नैरो हो जाती है ना, यही बताया मैंने। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं और पेशेंट इंप्रूव करता है तो इसका तो मतलब है कि उसको अस्थमा था, यही मतलब है इसका। तो ये वाली बच्चे बात आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोग देखें कि मैनेजमेंट को आपने, डायग्नोसिस को आपने डिटेल में देख लिया कि क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप लोगों ने कौन से चेक करने हैं। इसके अलावा उस बंदे की एटॉपी की हिस्ट्री ले सकते हैं, ये मैं आपको एसोसिएटेड इन्वेस्टिगेशंस बता रहा हूँ, एटॉपी देखनी है, ठीक है, खास कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है। और आप लोग उसका स्पेसिफिक IgE एलर्जन का टेस्ट करवा सकते हैं। अब आपको ऑप्शन अक्सर दिया जाता है प्रॉफ के अंदर कि IgE लेवल्स कराएंगे, स्पेसिफिक IgE लेवल्स कराएंगे, या फिर एलर्जन स्पेसिफिक IgE करवाएंगे। तो एलर्जन स्पेसिफिक IgE लेवल्स जो होते हैं वो एक अच्छा टेस्ट है सीरोलॉजी की बेस के ऊपर। अगर बच्चे हम लोग उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो चेस्ट एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन किसी ना किसी जगह पे लोबार कोलैप्स आपको मिल सकता है, ठीक है, या फिर हाईली डिस्टेंडेड लंग्स भी मिल सकते हैं। ये थी बच्चे आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो कि हम लोग स्टडी करते हैं इस केस में। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर आए एस्थमा की, तो कटिंग द लॉन्ग शॉर्ट, सबसे पहली चीज तो आपकी यही है कि आप एस्थमा को होने ही ना देना। अगर किसी बंदे को एक डॉक्यूमेंटेड एपिसोड हो चुकी है और शी इज अ डायग्नोस्ड केस, तो सबसे पहली चीज जो है बच्चे दैट इज एक्चुअली प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के ऊपर तो आप चाहें तो पूरा किताब लिख सकते हैं। प्रिवेंशन के अंदर बच्चे सबसे जरूरी चीज ये है कि वो बंदा कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जो कि उसके सांस को, डिस्निया को प्रोएक्टिवेट कर सकती है। नंबर 2, उसका एक्सपोजर ना हो उन एलर्जन से जो जो उसके लिए नॉन एलर्जन है, और इवन उन एलर्जन से भी जो उसका नहीं पता उसको कि उसको उससे एलर्जी होगी या नहीं, लेकिन फिर भी प्रोफाइलैक्टिकली उनसे बच के रहे। नंबर 3, वो मास्क पहने। नंबर 4, जो उसकी प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन है वो उसको प्रॉपर तरीके से ले जाके, जैसे अक्सर पेशेंट्स को हम लोग माइटिका या मॉन्टीगेट, जिसको हम लोग मॉन्टील्यूकास कहते हैं, 10 मिलीग्राम नाइट के वक्त प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे
आपकी जो बिल्कुल बेसिक किस्म की प्रिवेंशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्टेप वाइज मैनेजमेंट के ऊपर आए, जो कि बड़ी खूबसूरती से डेविड स्मिथ ने लिखी हुई है, और मैं आप लोगों को उसका टेबल दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये लिखवा दूं ताकि जिनके पास डेविडसन नहीं है वो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लें, डेविडसन की बड़ी बातों को काट लें। नंबर वन, स्टेप वन ये होता है बच्चे कि हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं ओकेजनल यूज किस चीज का, शॉर्ट एक्टिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओकेजनल शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का, ठीक है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम करता है। स्टेप वन हमारा ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि जो मीटर डोज इनहेलर होता है, मीटर डोज इनहेलर एमडीआई उसको कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट्स को जब भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही होती है तो वो लोग एक पावर पफ यूज करते हैं बेसिकली, ताकि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसके फंक्शन एनहांस हो जाए। नंबर टू के ऊपर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेडिंग लिख रहा हूँ मैं डेविडसन की, इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी। अब ये प्रिवेंटर थेरेपी क्या होती है? प्रिवेंटर थेरेपी बच्चे बेसिकली ये होती है कि आप लोग इसके अंदर कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐड करवा दें जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे अच्छी एडवाइस कौन सी है? बेक्लोमीटासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, सिक्लिसोनाइड। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ये हम लोग कब एडवाइस करते हैं? ये हम लोग तब एडवाइस करते हैं जब किसी बंदे को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तब एडवाइस करते हैं जब किसी बंदे को पिछले 2 इयर्स के अंदर कोई एस्थमा की एक्सरबेशन हो चुकी हो, सीवियर किस्म का अटैक हो चुका हो, ठीक है। इसके अलावा उसको बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट 3 से ज्यादा दफा यूज करनी पड़े, ठीक है, 3 टाइम से ज्यादा यूज करनी पड़े। और वो ये कहे कि मुझे एक वीक के अंदर 3 से ज्यादा दफा, यानी कि 3 से ज्यादा इंस्टेंसेस पे सिम्टम्स आते हैं, मुझे अटैक हो जाता है। इन केसेस के अंदर आपने उसको प्रोफाइलेक्टिकली ये ऐड करवा देना है। एडल्ट्स के अंदर बच्चे जो डोज हम लोग देते हैं यूजुअली वो होती है तकरीबन 400 माइक्रोग्राम इक्वलेंट्स पर डे। किस चीज की देते हैं बच्चे हम लोग? बैक्लोमीटासोन की, ठीक है, बैक्लोमेटासोन, ये आपने याद रखना है। एडल्ट्स के लिए 400 माइक्रोग्राम पर डे की डोज है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग आए स्टेप 3 के ऊपर, तो स्टेप 3 में, एक सेकंड बच्चे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ जी, ठीक है। स्टेप 3 के ऊपर आए बच्चे, तो स्टेप 3 को हम लोग कहते हैं कि दैट इज एक्चुअली एड ऑन थेरेपी। यानी कि अगर पेशेंट इसके बावजूद मतलब उसको सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे और वो कंप्लेंट करता है कॉन्टिन्यूसली, तो फिर आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज इंक्रीज करना पड़ेगी। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? नंबर वन, बेक्लोमीटासोन जो है उसको आप 400 के बजाय कितना देना शुरू कर दें? 800 माइक्रोग्राम पर डे देना शुरू कर दें, ठीक है, माइक्रोग्राम है ये। नंबर 2 पे बच्चे आप ये कर सकते हैं, एक लाबा ऐड कर दें। व्हाट इज अ लाबा? लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आप ऐड कर दें, ठीक है। और जो लाबा है बच्चे वो इवन मोनोथेरेपी के तौर पे, यानी कि सिंगल ड्रग के तौर पे भी दी जाती हैं। और इसके अंदर बच्चे लाबा के अंदर आप लोग देख लें कि साल्ब्यूटामोल आ जाती है, फॉर्मिटेरोल आ जाती है, ये 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे, मैं सिर्फ केस डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे सोचें कि हम लोग ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर का कोई एंटागोनिस्ट दें, तो उसका जो बेनिफिसेंस है, यानी कि मॉन्टील्यूकास, मॉन्टीगेट वगैरह, उनकी इतनी बेनिफिसेंस नहीं पाई गई, ठीक है। सबसे पहले बीटा 2 एगोनिस्ट है, वो ही सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर। स्टेप वाइज मैनेजमेंट लिखेंगे तो नंबर भी जबरदस्त मिलेंगे, और आपको खुद भी ये पता होगा कि आपने क्लिनिकल लाइफ में कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर पुअर कंट्रोल है मॉडरेट डोजेज ऑफ इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे और एड ऑन थेरेपी पे, मैं अब ये सारा किस्सा यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछली जो थेरापीज हैं जिसके अंदर हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज इंक्रीज की और बीटा 2 एगोनिस्ट भी लाबा ऐड किया लॉन्ग एक्टिंग, वो भी अगर काम नहीं कर रहा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फोर्थ एक ड्रग की एडिशन करेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ ड्रग होती है बच्चे, उसके अंदर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को बेसिकली ज्यादा एनहांस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक तो डोज इंक्रीज कर सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, जैसे मैंने कहा पहले आपने 400 दी, फिर 800 दी, अब आप डायरेक्टली 2000 माइक्रोग्राम पर डे के ऊपर आ जाएं। इससे अच्छा एक तो ये ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अब आप लोग ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दें, या फिर लॉन्ग एक्टिंग आप लोग दे दें मस्केरेनिक एजेंट दे दें, ठीक हो गया। सॉरी यार बच्चे, ये है लॉन्ग एक्टिंग मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एजेंट नहीं,
लॉन्ग एक्टिंग मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट, ये आपने याद रखना है, मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट आपने लेना है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, उसको तो आपने नहीं एग्रेवेट कराना ना। इसके अलावा आप लोग थियोफाइलिन कंसिडर कर सकते हैं, ये वाली वो ड्रग्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं इस स्टेप नंबर 4 के अंदर। फिर आता है बच्चे आपका स्टेप नंबर 5, और इसके अंदर आप लोग ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को फिर एनहांस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोग और कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अंदर बच्चे क्या है कि आप लोग प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे आपके स्टेप थे। इसके अलावा एक और एंटीबॉडी डेवलप की गई है जो कि आईजीई की एंटीबॉडी है, एंटी आईजी जिसको हम लोग कहते हैं ओमेलिजुमैब। तो ओमेलिजुमैब भी ड्रग ट्रायल्स के अंदर ही है, हालांकि एफडीए ने अप्रूव की हुई है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स और उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से हम लोग थोड़ा सा उससे इज्तनाब ही करते हैं। और इतना सीवियर अस्थमा जाता नहीं है, मतलब कंट्रोल हो जाता है। अगर सीवियर अस्थमा जाए तो फिर उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो स्टेटस अस्थमेटिकस के अकॉर्डिंग होती है, वो भी मैं आप लोगों को अलग करवाऊंगा, ठीक है। ये है बच्चे आपके अस्थमा की सारी स्टेप वाइज मैनेजमेंट। अब लेक्चर खत्म करने से, ये वाला लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट है तो कुछ आप लोगों को डायग्राम्स दिखा दूं। मुझे प्लीज एक दफा आइडिया दे दीजिए कि क्या आप लोगों को जो मेरी पिक्चर है ये विजिबल हो रही है, ये जो यहाँ पे मैंने शो किया। हेलो, मुझे किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा चैट बॉक्स में। जी अब बताएं। ओके ओके, इट मीन्स कि आप लोगों को अब विजिबल है, सो वी कैन मूव ऑन। जी बच्चे ये देखें कि एस्थमा की सिवियरिटी को देखने के लिए ये वाले पैरामीटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो 33 से 50% प्रिडिक्टेड है, ये अब सारे पैरामीटर्स में नाम नहीं ले रहा है इनके, आप लोग बेशक इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि एस्थमा कितना सिवियर हो तो फिर हम लोग क्या मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे आप लोगों को डायग्राम दिखानी है वो है इमीडिएट ट्रीटमेंट एक ऐसे पेशेंट की जिसको एक्यूट एस्थमा हुआ है, ठीक है। एक्यूट एस्थमा की मैनेजमेंट ये मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताता हूँ, मुझे उसके अंदर ज्वाइन कीजिए। और अच्छा, उसके बाद असिस्टेड वेंटिलेशन, हम लोगों को बाहर से भी वेंटिलेट करना पड़ सकता है एस्थमा के पेशेंट को अगर उसको सिवियर किस्म की रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है। आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ये अवेलेबल होगा। चलो अब आप लोग को